बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत करते हुए अदम मौजूदगी पर उनके अहलिया के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को चैलेंज कर दिया है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने दौरान गुफ्तगू कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा, इस बात पर पूरा एतमाद है। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम आपको डॉक्टर साहब, तमाम मुल्क में इस वक्त मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन की खबरें आ रही हैं, जिसके नतीजे में डॉलर और चीनी की कीमत में काफ़ी दिनों से कमी देखने में आ रही है। क्या ये ऑपरेशन कामयाबी से अपनी मनतकी अंजाम को पहुँचेगा? पहुँचना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि इसकी जो ओनरशिप है वो बराह रास्त अस्करी क़यादत में ली है, और ये बाहर सूरत अपने मनतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और ये अगले आने वाले 4 या 5 या 6 दिनों में या हफ्ते में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये इसका रुख जो अब तक बिल्कुल दुरुस्त नज़र आ रहा है, क्या वो दुरुस्त रहता है? क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत सी लॉबीज़ एक्टिव हैं, और बहुत सी लॉबीज़ इसको, कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा अभी भी। और मतलब कई अहम शख्सियात, अहम यानी सियासी शख्सियात या कारोबारी शख्सियात, वो ये कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होगा, ये हमने इससे पहले भी सुना है, देखा है तरीका सारा, और इस बार भी कुछ नहीं होगा। 4-5 दिनों में 8-10 डॉलर की कीमत ऊपर नीचे कर देंगे और हम इससे निकल जाएंगे, हम इन मामला से निकल जाएंगे। सही, ये उनको यकीन है, और अवाम को मेरा ख़्याल है उम्मीद भी है और दुआ भी है कि इस बार हाथ पड़ा है तो पक्का पड़े। लेकिन और अस्करी क़यादत ने इसकी ओनरशिप चूँकि ली है, इसलिए इसकी कंटिन्यूएशन घंटों या दिनों के हिसाब से अब सामने आ जाएगी। लेकिन वो जो माफियाज़ हैं वो बड़ी पुरएतमाद हैं। ये खबरें चल रही हैं, डर गए, छुप गए, ये वो पहले भी तमाशे करते रहे हैं, घबरा गए, डर गए, ये कर दिया, वो कर दिया, चीनी सस्ती कर दी चंद दिनों के लिए, वो देखें ना सर छोड़ दें IPPs के माहे को, क्या करेंगे, वो हो गई ना चीनी की, वो तो देखें ना लोग चुराते हैं ना, आम आदमी भी तो ये करता है, वो करता है। तो ये कहानियाँ ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। तो अगर आप लोगों से बात करें तो वो पहले ही इस बात में है कि जी वो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना, इसके नतीजे में हम और माल बना लेंगे। अच्छा, हाँ, दे दिला के आगे पीछे का, इस तो मतलब हर किस्म की गुफ्तगू इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैंने ये बात आज पहली दफ़ा की है कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उसको इसके एक एक जगह पे कौन कौन क्या कर रहा है, कौन कौन क्या बात कर रहा है, कौन कौन कहाँ फ़ाल है, कौन कौन कहाँ गैर फ़ाल हो गया है इस वक्त खामोशी से वक्ती तौर पे, उस पर उनको नज़र रखनी है। और ये अगले चंद दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। ठीक, ये नहीं हफ्तों में, महीनों में नहीं, दिनों में, क्योंकि लोगों को पकड़ना है ना। वो तो छोड़ देना, IMF की शराइतें हैं, उसमें तो फंसे हुए हैं चुंगल में इसमें, लेकिन वो जो पैसा, वो जो डॉलर का सट्टेबाजी, वो जो चीनी खोर, और ये गंदम छुपाया हुआ, और स्मगलिंग आगे की पीछे की, आगे पीछे दाएं बाएं, और अगर वो ये किया कि कुछ दिनों तक वो नीचे जाता रहा और सब खामोश हो गए, और अचानक फिर वो कहते हैं कि हम एक ही, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इसमें प्लेयर्स हैं बरसा बरस से, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इस तरह के मामला आते हैं ना तो हम थोड़े दिनों के लिए करते हैं और फिर उसके बाद 1-2 छक्के मारते हैं और अपना हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। ये बड़े वसूख के साथ वो बात कर रहे हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो शो में आने से पहले मैंने ज़रा चेक किया कि चंद शख्सियात में कोई खौफ व हरास है, तो वो उनमें खौफ व हरास अभी तक तो नहीं है। जी जी जी, अभी तक उनमें नहीं है। लेकिन यह है कि मैंने उसे कहा ये तो हो रहा है, कह डॉक्टर साहब देखें, मतलब ये तो पहले भी होता रहा है। मैं कहा अच्छा, तो इसीलिए मैं आज अब इसके ऊपर जो हतमी नतीजा है वो हम आने वाले दिनों में छोड़ते हैं कि क्या IPPs पे हाथ पड़ता है, क्या डॉलर जो है वो मुस्तकिल तौर पे नीचे गिरता है, क्या ये जो चीनी स्मगलिंग करने वाले अंदर बाहर, या ये है कि गरीब गुरबा को फिर पकड़ के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से वो उसी तरह मामला चलता है और फिर वही चेहरे आपको नज़र आते हैं बैठे हुए। तो वो पुरएतमाद है।
ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है, वो पुरएतमाद है और वो कहते हैं कि हम इसमें से निकल जाएंगे। हमारे ऊपर डॉक्टर साहब देखें, हमारे ऊपर कोई हाथ डाल सकता है? वो बड़े पुरएतमाद हैं। तो मैं इसलिए उनका एतमाद देके मैं अभी इसकी कामयाबी या नाकामी के बारे में अपनी राय है वो मैं वक्त पे छोड़ता हूँ। वक्त यही 2 दिन 4 दिन हफ्ता क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हम उन एलिट्स के ऊपर हाथ डाल सकते हैं या नहीं, या एलीट कैप्चर जो है वो उसने पूरी रियासत को कैप्चर ही रखा हुआ, रखेगा ही हमेशा। और फिर उसके बाद ये बाकते हैं, अभी ये इतने सारे निगरां काबीना, आज एक और वजीर आ गए हैं, ये सारे बैठे हुए ये बातें हम ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, यूं करना चाहिए। भाई हमें भी बताए, ये आप सड़क पे चरा चलते आदमी से पूछे ना क्या करना चाहिए, वो भी बताएगा कि क्या करना चाहिए। वो हो क्या रहा है ये बताएं, करना क्या है, कर क्या रहे हैं ये बताएं ना। होना चाहिए वो जी 10 साल में आ जाएगा 5G, तो 5 साल में इतने सालों का काम। वो भाई अभी क्या कर रहे हैं, अभी अगले हफ्ते क्या मतलब गैस का बिल, बिजली का बिल। चलें IMF के साथ फंसे हुए मामलात में, ये एलिट को कुछ कैप्चर कर रहे हैं या नहीं, या उनके आगे फिर ढेर हो गए हैं दोबारा, ये बताएं ना। प्रेसिडेंट ने लंबी चौड़ी कहानी डालने की क्या ज़रूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है। अब ये बड़े ज़बरदस्त मंसूबे होंगे, लेकिन मंसूबों का असर तो आप ही को पहुंचेगा या आवाम को भी कुछ मिलेगा? समरात उनकी तरफ से 80 अरब आ जाएं या 200 अरब आ जाएं, पब्लिक से पूछे ना, उनको तो समझ ही नहीं आया। मैं आप तो करप्शन की नजर है मुझे अभी मैं आ रहा हूँ नीचे, ये हमारे स्टूडियोज में पूछने लगा ये कौन से लोग बैठे, मैंने कहा हमारी हुकूमत है। कहते हैं क्या? मैंने कहा वजीर हैं सारे। तो कहते हैं कौन कौन है? मैंने कहा जी मुझे खुद भी कुछ के नाम नहीं पता, कुछ के तो पता है, मैं चेक करके बताता हूँ। तो मसला ये है कि वो अब, लेकिन इसकी चूंकि जिम्मेदारी अस्करी क़यादत ने ली है, इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश है कि वो ज़रा बहुत इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें बिल्कुल भी। उनके पास लोग आएंगे, उनसे सिफारिशें लेके लंबी चौड़ी कहानियाँ डालेंगे, ऐसे नहीं होगा, देखें सर ये भी तो है ना, वो भी तो है ना, फलां भी तो है ना, ढिमाकना भी तो है ना। लेकिन ये है कि ये कम से कम एलिट कैप्चर जान छुड़ाएं, वरना ये है कि वरना फिर वो ये अभी मैं सुन रहा था बातें वो कि जी वो IT में पीछे रह गए नौजवान तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म वीज़े देंगे तो फलाना। ये इससे इसी किस्म की बातें पहले भी सुनी हुई हैं बहुत दफ़ा। ये कोई नई बात करें तो फिर उसमें कुछ करके दिखाएं ना। मतलब है कि बातें करने से तो बहुत कुछ, बातें करने से सोने की कहानी नहीं निकल आती। अच्छा जी, तो देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या। अभी तक डायरेक्शन ठीक है, अभी तक डायरेक्शन ठीक है, लेकिन आगे अगला हफ्ता क्लियर करेगा इस बात को कि क्या वो एलीट जो है वो बच के निकल जाती है या वो उस पर हाथ पड़ता है। जो बदमाशी है वो कॉन्फिडेंट बैठी है अभी तक, और ये वही कहते हैं कि ये तो हम दे दिला के ख़त्म कर देते हैं मामला, हम तो निपट रहे हैं जनरल अमजद के दौर से, और उससे पहले भी निपटा ही है ना। डॉक्टर साहब बड़े बुरे बुरे हालात हमने देखे ही है ना, फिर निकला है, अल्लाह का शुक्र है निकला है ना, फिर हम हैं ना अभी भी, तो ठीक है बस। तो ये इससे भी निकल जाएंगे। बुरा वक्त आएगा, क्या बुरा वक्त आएगा, इससे ज़्यादा बुरा वक्त आएगा। वो कहते हैं इससे ज़्यादा बुरा वक्त है। मैं कहा अच्छा, कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस ये तो ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा यार, इसका मतलब अभी तक आप तक वो कोई इसके असरात नहीं पहुँचे आप तक? उन्होंने कहा अभी तक नहीं पहुँचे। तो देखते हैं, ये अगला हफ्ता जो है ना, ये अगला हफ्ता 10 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनके एक्चुअली यहाँ इसमें भी तो बैठे हुए हैं ना लोग, इसमें काबीना केयर टेकर के सेटअप में, तो वो लेकिन डॉक्टर साहब बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये चेयर टेकर बन के बैठी है। मैं बिलावल साहब की और अभी बाकी किसी भी सियासी बयान के ऊपर कोई इस वक्त तबसरा नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि जो ये एलीट जो हर ये सियासी जमातों का भी हिस्सा है, ये सियासी जमातें बदलते भी हैं, ये सियासी जमातें बनाते भी हैं, ये सियासी ये उनका पार्ट एंड पार्सल है मुल्क की सियासी जमातों का। और कुछ सियासी जमातों में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप मतलब है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है सियासी जमातों के बारे में, लेकिन ज़बरदस्त उसमें नजरियाती लोग हैं, कुछ आते पैसा बनाने के लिए टिकट खरीदते हैं सेनेट का, मुझे सेनेट दे दो इतने करोड़ रुपए का। ये तो बच्चे को पता है, कोई नई कहानी तो है नहीं। तो ये कि ये बस अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये क्लैरिटी आ जाएगी अगले चंद दिनों के अंदर कि ये जो ऑपरेशन है ये और इसको मैंने आपसे कहा ना, हम बताओ अंजाम क्या निकलते हैं। नहीं हम बताओ रियासत मुतामिल ही नहीं हो सकते इसके बाद। तो वैसे ही लोगों का ये जो है ना
वो जो उनके मुंह से निकला था उस दिन, फिर वजाहत की उन्होंने काकड़ साहब ने कि वो यकीनन नहीं कहना चाह रहे थे ये बात कि जिसने जाना है जाए बाहर, लेकिन ये कि वो मतलब है कि उसमें लोगों को पता होना चाहिए ना कि ये वाकई एक कोई दर्द है दिल में जिससे ये मतलब ऑपरेशन हो रहा है। तो वो अभी तक तो ठीक है, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि अगले चंद दिनों में हो जाए। लेकिन ये कि मतलब कहते हैं कि खबरें ज़्यादा, वो मुझे कहते हैं पता बड़ी अजीब बात की, वो कहते हैं ड्रा ज़्यादा रहे हैं मीडिया पे, कैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ग्राउंड पे नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं आप लोग ज़्यादा डरा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है यानी कि अभी भी कुछ नहीं अभी कुछ नहीं, वो कह रहे कुछ नहीं, आप ऐसे डरा रहे हैं, ये खबरें चल रही हैं ज़राए के हवाले से, ये वो इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। और ये इसकी ओनरशिप, मैंने कहा जी ये जो केयर टेकर है वो हंस पड़े आगे से, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे शरीफ लोग हैं, वो क्या इसकी ओनरशिप लेंगे, इतना बड़ा मेगा ऑपरेशन अगर मुल्क में शुरू होगा तो उसकी जो ओनरशिप कौन लेगा? ओनरशिप किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। पहले जब ऑपरेशन हुआ था कराची वाला तो उसकी ओनरशिप खुल के ली गई थी, इसकी ओनरशिप कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, कहाँ ले रहा है, डेली आपको पता है एक अनाउंसमेंट होती थी, रात को खबर आती थी, प्रॉपर एक होता था। ऑपरेशन होते हैं ना तो फिर उसके बाद एक प्रॉपर उसका एक सेल होता है, यहाँ से इस तरह से होगा और ये इस तरह से लोग पकड़े जाएंगे, ऐसे। ये ज़राए के हवाले से नहीं चलती खबरें, अभी तक तो ज़राए के हवाले से चल रही हैं, लेकिन ये मैंने कहा ना कमिंग वीक में इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी किसी को। तो इसकी ओनरशिप जो है वो काकड़ साहब तो नहीं लेंगे ना, ये इसकी कोई इसकी ओनरशिप तो लेगा ना सर। तो एक वजीर बात करना शुरू करता है, दूसरा उसको काट के अपनी बात शुरू कर देता है, तीसरा भी नहीं देखा क्या हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। या तो अलग अलग कर लें या साथ कर लें या समझा दें लोगों को। ये SIFC तो समझ ही नहीं आ रहा लोगों को, अभी को ब्रीफ तो करें कि ये है क्या। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन आम आदमी को भी समझ में आए ना सर। और डिजिटल करेंसी लोग, मुझे अभी अच्छे खासे यहाँ हमारे पढ़े, वो कहते हैं डिजिटल कॉइन आ रहा है। मैंने कहा नहीं यार कुछ और कहना चाह रहे थे, वो कहते डिजिटल रुपया आ रहा है, क्या हो रहा है? मैंने कहा जी वो मैं ज़रा समझ के बताऊँगा आपको कि करेंसी को डिजिटलाइज कैसे करना है, समझे। बहरहाल एनीवे, बातें अच्छी हैं, मंसूबे अच्छे हैं, अमल दरामद कैसे होता है ये देखना है, और इसके लिए हफ्ता 10 दिन जो है अगले वो बड़े अहम है। सर चेयरमैन दुआ है अल्लाह से, और अब दुआ है अल्लाह ताला से, दुआ है कि ये अल्लाह हाँ दिलों में अल्लाह ताला थोड़ी सी रहम डाले लोगों के लिए, और ये जो बात शुरू की है इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। ये जो कह के लगा रहे हैं लोग अभी तक बैठ के, कुछ नहीं होगा, उनको ज़रा 2-2 जूते एक्स्ट्रा पड़े तो फिर, वरना तो ये तो देखें, और तेज़ी के साथ चूँकि हो रहा है ना, शुरू हो चुका है एक ऑपरेशन, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन तक असरात नहीं पहुँचे। अच्छा जी, जो डॉलर पे सट्टा खेलते रहते हैं, जो ये करते रहते हैं, आप लोगों के लॉकर्स के ऊपर स्कैनिंग करेंगे, ये करेंगे, तो ट्रक की बत्तियाँ हैं ना। अच्छा तो असल तो ये कि अफगानिस्तान जा रहा है, वो जा, उनको पकड़ के आगे इतने बरामद कर लिए, इतने अरब रुपया पकड़ा गया, ये छोटे मोटे लोगों ने कोई नहीं गलत डायरेक्शन पे ये ना चला जाएगा ऑपरेशन। इत्तलात ये भी है जो बिजली चोरी का मामला है, इसमें कहा जा रहा है कि इदारे के अंदर ही करप्ट अफसरान मौजूद थे जिन्होंने ये बिजली चोरी करके इसको बेचा। वही तो बताते हैं, इदारों के अंदर ही तो बैठे होते हैं लोग, जो बिजली के अंदर, बिजली के इदारे में बैठे होंगे तो वो बताएंगे, मनी चेंज ये जो होंगे लॉन्ड्रिंग वाले वही बताएं बस। लेकिन ये कि ये बस अब असल में लोगों का मैं बताऊँ इत्मीनान ख़त्म हो गया है, सीधी सी बात है ना। तो जब तक कुछ होगा नहीं तो उनका इत्मीनान वापस नहीं आएगा। और साथ ही जो है वो ये कि इलेक्शंस भी टाइम पर होने हैं, वो भी सारा टाइम पे है। तो अभी कितने दिनों का, वैसे तो 10, 12, 15 दिन के अंदर सारा हो जाना चाहिए, 20 दिन, सबके नाम पता है सबको करके। लेकिन ये कि अभी तक जो है ना, अभी तक चलें, ये आना तो शुरू हुआ ना, कम से कम ये आई तो सही ना खबरें। तो अब इसके असरात क्या होते हैं वो बस अब देखना है तेज़ी से। मेरी दुआ भी है और मुझे उम्मीद भी है, और मुझे किसी किस्म की मायूसी भी नहीं है इस वक्त तक। लेकिन ये है कि चूँकि ये मैं देख रहा हूँ ना, ये जनरल अमजद के दौर से देख रहा हूँ ये सारा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मैं इस वक्त मतलब मैंने कहा अपना वो महफूज रखता हूँ अपनी राय एक हफ्ते और तक कि ये क्या IPPs माफिया, शुगर माफिया, आटा माफिया। यानी आप कमाल देखें ना, चीनी कम हो जाती है इधर, वो कहते हैं ज़्यादा है, ज़्यादा होती है तो कहते हैं कम है। यानी अजीब व गरीब मामला है भाई। यानी इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस आई है इन लोगों को पकड़ने के लिए? और पैसा जा रहा है अफगानिस्तान, और जा रहा है कहाँ, डॉलर क्यों कम हो गया? अफगानिस्तान जा रहा है, जाता ही जा रहा है। सोचेंगे कब पकड़ेंगे, जब वो ख़त्म हो जाएंगे मुल्क में सारा पैसा, फिर उसके बाद जाएंगे अफगानिस्तान से निकाल के लाएंगे भाई। मतलब है कि वो कहते हैं ना,
मतलब बेटर टॉक सेंस वाली बात है ना। मतलब है कि जाता जा रहा है, अब फैसला कर लिया गया कि अब रोका जाएगा, अब डॉलर आगे नहीं जाएगा, मतलब अब अभी फैसले ही हो रहे हैं। अब भाई क्या करते हैं आप? तो मसला ये है कि ये तो तेज़ी के साथ पकड़ के तो ये तो मुझे नहीं पता कि क्या इसमें पॉलिटिकल कोई प्रेशर्स हैं, क्या प्रेशर है खुदा जाने। वो है प्रेशर है कोई जिसकी वजह से अभी तक जो है वो बस खुल के कार्रवाई नहीं हाँ मतलब फैसला करने पे सोच विचार, फैसला सोच विचार, ये वाली बात चल रही है। मेरा अपना ख्याल ये था कि शायद बहुत कुछ अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कि बहरहाल अच्छा आरिफ अलवी साहब बखैर व आफियत अपनी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं और अब वो क्या करेंगे आने वाले दिनों में ये देखना है। और मोहम्मद अली दुरानी साहब फाल हुए हैं, हमारे दोस्त, हमारे इंतहाई मोहतरम साथी, और मुशर्रफ साहब के दौर में वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात से, लेकिन उससे हट के उनसे एक ताल्लुक़ रहा और वो बड़े बहुत नफीस शख्सियत। तो उनसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब उस ज़माने में उनका फ़ाल होना, ये अलग बात है कि वो क्रेडिट बाद में दूसरे लोग ले जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन पसे पर्दा वो फ़ाल हैं इस वक्त। और वो फ़ाल हैं ये सियासी कशीदगी को कम करवाने के लिए सही। और वो किसी हुकूमत को लाने या किसी को फेवर नहीं कर रहे। ये जो पॉलिटिकल एकदम से एक्सट्रीम पे चीज़ है। मैं आपको मोहम्मद अली दुरानी साहब के बारे में एक बात बता दूं कि वो जो जब शुरू में, यानी वो लोग जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं सर, इस वक्त बुरे हालात में, उन और जो दौड़ गए उनको छोड़ दें आप, जो खड़े हैं उन शख्सियात को लाने वालों में से अक्सरियत मोहम्मद अली दुरानी साहब की है। ये ख़ुद भी बहुत करीब रहे हैं एक दौर में उनके, और वो जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन है वो भी इनकी इज़्ज़त करते हैं, ये भी उनकी इज़्ज़त। तो इशू ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान अब शायद ये और इनकी मुलाकातें भी होंगी सियासी जमातों से, ज़ाती हैसियत में इनकी सब इज़्ज़त करते हैं, सब के साथ दोस्ती हैं। तो ये उस दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरा जो तासुर है उनसे गुफ्तगू करने के बाद, हालांकि वो भी बड़े, यानी आप समझें कि यानी वो बड़े बड़े काम कर चुके हैं इस किस्म के ना, तलखी कम करवाओ, ठंडा करो मामलात को आराम से मुल्क में। हाँ मतलब एक सालिसी नहीं, मतलब है कि एक ज़रा बहुत हिजान बपा है ना। लेकिन ये कि मुझे उनसे बात करके और थोड़ा सा मुकालमा करके, तो फिर मैंने उनके इस कार्य खैर के लिए भी दुआ की। उस तरह से नहीं की जिस तरह वो परवेज़ इलाही साहब के लिए मिठाई के डब्बे रात को 12 बजे मंगाए गए थे, रिज़ल्ट उल्टा पड़ गया था। मैंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, लेकिन ये है कि वो तलखियाँ इतनी ज़्यादा हैं, मेरा ख्याल है उनको कम होते होते कुछ दिन लगेंगे। जी, 9 मई के वाक़यात में आज मेरे ख्याल से 16-17 शख्सियात की, ख़वातीन भी, उनकी ज़मानतें आज हुई हैं। अच्छा, तो ये अब आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि अब ये हफ्ता, अब इसमें नैब का फ़ैसला, तरामीम का फ़ैसला, 14 मई को हुआ क्या था, हमें कुछ बता के तो चले जाएं। 14 मई को ये उमर अता बंदयाल साहब से एक तो मुलाकात, अब मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद ही गप लगेगी उनसे, इस वक्त तो वो बिज़ी होंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे कि बंदयाल साहब कुछ हमें कुछ सानू भी दसो, ये क्या हुआ, क्या मामलात क्या रहे सारे आपके दौर में। मतलब ये 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ तो उसका क्या बनेगा? वो आइन है, आइन रह गया है, ख़त्म हो गया है, कोई हवा में तहलील होकर चला गया है, उसका कोई फ़ैसला आपने कहा डिसमिस, वो रिव्यू पिटिशन, तो उसका वो डिसमिस ही आपका हुक्म था या उसके आगे भी कोई हुक्म है जो आएगा? और कल जो जिस तरह चार्जशीट की है उन्होंने, ये कैसेट वाली बात पे, टेप वाली बात पे, ऑडियो लीक्स पे, हाँ, तो ये इसका फिर क्या है? मतलब उन्होंने अगर ये कर दिया, आके अदालतों के तौहीन की, सब कुछ किया, ये किया वो किया, तो बस काफ़ी है कि फिर क्या इसके नताइज, मतलब क्या आगे क्या? क्योंकि सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है ना इस वक्त, और मेरी फिर ये दुआ है, अब दुआ के साथ में दुआ खैर, इसलिए असल तो दुआ खैर है, फिर परवेज़ इलाही साहब ज़हन दिमाग में आ जाते हैं ना। साद रफ़ीक साहब बैठे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं, परवरदिगार ये हमारे लिए मुबारक साबित हो। वो अगले दिन निकल गए हाथ से, वो बेचारे अभी तक जो है वो पता नहीं अटक में तो नहीं, अडियाला में आ जाते हैं, अडियाला से उधर निकल जाते हैं। बहरहाल
तो ये जो है ना, ये भी अजीब एक तमाशा पाकिस्तान की तारीख का। कोई तस्वीर नहीं उतरी, तस्वीर उतरती मेरे ख्याल से उतरी थी शायद, कोई तस्वीर वगैरह, कोई मिठाई के डब्बे खबर नहीं, दुआ खैर हुई थी रात को 12 बजे, दुआ खैर अगले दिन अनाउंस हुआ था, दुआ खैर हुई। दुआ खैर पता नहीं कौन सी घड़ी थी वो कि दुआ उल्टी पड़ गई सबके। अच्छा, बहरहाल तो वो जो है, ये भी अजीब तमाशे हैं मुल्क की सियासत में, मतलब है कि अजीब एक खुद भी तमाशा बन गए और दूसरों को भी आवाम को भी तमाशा बना दिया। तो अब इसमें जो है, इसमें 2-3 बातें। तो आरिफ अलवीज़ा मौजूद हैं, फैसले इस हफ्ते आने हैं। अब वो क्या फैसले आएंगे, उसमें खाने भी होंगे, अशाइये भी होंगे, उसमें जो है वो बहुत कुछ होगा कमिंग वीक के अंदर। अच्छा, कमिंग वीक असल में चलता रहेगा, ये इतवार को भी कुछ हो सकता है, कल भी फैसले आ सकते हैं, परसों महफूज फैसले, आगे भी सब हाई अलर्ट हैं। सर, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट वो भी उसके खिलाफ वो सारा फाइज सबके सामने लगेगा ना। जी, वो सारा वो पिटीशन चली गई, वो आगे नंबर लगेगा, फिर वो फाइज साहब के सामने जाएंगी चीज़ें सारी। मैंने कहा बहुत बड़े पहाड़ उनके लिए खड़े हैं आगे आने वाले दिनों में। क्या होगा, कैसे होगा, इलेक्शंस कैसे होने हैं, कब होने हैं, वो तो बहुत आइन के ऊपर, और वो मतलब एक बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब फाइज साहब कुछ अवामी किस्म के जज हैं। अवामी से मुराद ये कि वो गुजरे हुए ना इन सारे फेजेस से, एक उन्होंने देखा हुआ है सारा मामला, और वो उससे पहले भी देखा हुआ है, जज बनने से पहले भी देखा हुआ है सारा, तो इसलिए वो समझते हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मतलब वो एकदम से कहीं से किसी के कहते हैं ना, एकदम से आ गए और आके जो है वो बैठ गए, और नहीं, वो काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं। तो फाइज सबसे बड़ी तवक्कुआत है मुल्क में सबको। अच्छा, तो एक तो बात, दो तीन बातें हैं। अब मुल्क की सियासत में ऐसा तो अभी फौरी तौर पे तो कुछ भी नहीं हुआ बड़ा, बस मैंने यही बात की कि ये ऑपरेशन जो है ना, ये माफियाज फुल एक्टिव हैं, और माफियाज को मैंने इतना इत्मीनान से, मैं सारा दिन आज देखता रहा कि ये तो पकड़े जाएंगे आज, लेकिन वो इतना इत्मीनान से बैठे हुए थे। वो कहते कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको, ये तो मीडिया पे डराया जा रहा है हमें। मैं कहा अच्छा, कुछ नहीं होगा। और तो ये देखें क्या होता है आने वाले दिनों में। और मैंने कहा ना कि इसमें टाइम लंबा नहीं है, ये 4-5 दिनों के अंदर, क्योंकि रोज़ के हिसाब से है ना, डॉलर की कीमत नीचे जा रही, वो एक ही दिन कहते हैं हम छक्का मारेंगे, और ये जब देखेंगे ना कि जब ज़रा मामला धीमे हो गए, हम छक्का मार के कमा लेंगे। हम कहते हैं हमारा तो काम यही है डॉक्टर साहब, तो बुरे वक्त के लिए जो है ना, तो रेनी डेज के लिए ये संभाल के रखते हैं चीज़ें कि वो डर गए, देखो डॉलर देखो, ये कहते हैं ये हम वो तो कमा चुके हैं इन दिनों जितना उन्होंने मैं वही कह रहा हूँ ना, उनको फर्क कोई नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही कह रहा हूँ ना, वो यही तो अब देखना है ना कि हफ्ते 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन हफ्ता 10 दिन में क्या होता है, नैब तरमीम के ऊपर क्या फैसला आता है, इसके ऊपर 14 मई के ऊपर क्या फैसला आता है, ये देखना है कि ये बखैर खूबी ये वाइस साहब ने आज अशाइये की जो रखा है उन्होंने, तो उसमें उमरता बंदयाल साहब को आना चाहिए, उधर उनको जाना चाहिए। ये जाते जाते यही काम हो जाए ना कि सब हम देखेंगे अदालत हमारी एक साथ खड़ी है, तो वैसे ही लोग कहेंगे शुक्र है खुदा का यार, ये तो छोटे छोटे इतने छोटे मसले, लेकिन वो मसले फिर बन जाते हैं बड़े। छोटे मसलों को उस खास लेवल पे ना ख़त्म किया जाए ना, किसी शख्स के बारे में कोई बात कर दी जाए, कोई पब्लिक, ये फाइज साहब के अपने इश्यूज़ हैं, वो देखें ना, उनके साथ हुई है, ज़्यादती हुई है। उमरता बंदयाल साहब ने कोशिश भी की दरमियान में, फिर कोशिश ख़राब हो गई, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन दुआ है कि जाने से पहले ही कम से कम ये तकसीम और ये सारे मामला ख़त्म हो जाएँ, ताकि जो आगे है मामला वो किसी बेहतर अंदाज में चले, और ये ना हो कि फिर बेंच बन रहे हैं उसी तरह से, फिर उसी तरह से मामला हो रहे हैं, तो बहुत ख़राबी हो जाएगी। और ये देखते हैं कि ये बदमाशियाँ जो है ये फिर निकल के कामयाब, कॉन्फिडेंट बढ़े अभी तक। मैं समझा कि इनकी जान के लिए होगी, नहीं, ये सुकून से बैठे हैं आराम से। ये मेरी 3-4 लोगों से बात हुई कराची और लाहौर में जो उस मौजूद थे उसमें, तो जिनके बारे में मुझे बताया कि होता है ना यूजुअल सस्पेक्ट्स, मैंने कहा ये इनसे तरफ पूछता हूँ इनका मिजाज पुरसी करके क्या हाल है, तो वो मुझमें कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक है, हाँ। अच्छा, तो एक साहब ने तो बड़े मज़े की बात की, कहते हैं वो चीफ साहब तो हमसे पहली दफ़ा मिले हैं, हम तो 6-7 चीफ्स को मिल चुके हैं, इनसे भुगता चुके हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं वो रिलैक्स थे, वो चलें देखते हैं कि ये जनरल आसिफ मुनीर साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि एक दफ़ा इसको इन सबको क्रशिंग मशीन में से गुजारने में कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना लॉबीज एक्टिव हैं, बहुत बड़ी लॉबीज एक्टिव हैं इनको बचाने के लिए, और ये क्लियर हो जाएगा अगले 4-5 दिनों के अंदर। ये इसी ट्रेंड को ऐसे ही रहना चाहिए। ये जो ट्रेंड है ना इस वक्त
कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, रुपया डॉलर, ये अब ये निशानदही और ये सारे ये नीचे दुकानदारों को करने से क्या होगा? देखें हुकूमत के पास तो एक ही इलाज होता है, 6 बजे दुकानें बंद कर दो। इसके अलावा कोई है उनके पास कोई आपको प्लान कभी सुना हमने आज तक? किसी को 6 बजे दुकानें बंद करवाएंगे, शाम को 6 बजे के बाद की दुकान। हाँ, कोई इकोनॉमी को नुकसान नहीं कोई सुनता है इनकी बात, यानी कोई जब तक प्रॉपर आप किसी प्रॉपर प्लान के साथ ना आए, ठीक है ना, कोई सुनता है बातें इस किस्म की कि हम 7 बजे हम देखें दुनिया भर में होती है ना, वो फिनलैंड में देखें ये होता है तो डेनमार्क में क्या होता है। गरीब आदमी को फिनलैंड का उसको आप क्या बातें करते हैं लोग। बहरहाल तो ये देखना है कि ये इनको ये पकड़े जाते हैं कि नहीं, शिकंजे में आ गए तो आप समझें कि मुल्क आगे चल पड़ा और इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी और लोगों का इत्मीनान बहाल होगा। अदरवाइज ये है कि ये इन्हीं के अगर मत्थे लगना है दोबारा आके तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब दोबारा एक दफ़ा दोहराते हैं जुमला जो पहले कहा था, वो सही शायद कहा था उन्होंने, कहा था ना नौजवान छोड़ के जिनको मौका मिले जी ठीक है। तो एक और मामला अदालत की जानिब से जो ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंट है अभी तक। ये जो माफियाज हैं ना, ये जिन्होंने डॉलर ऊपर नीचे किए, खास तौर पे जो बिजली चोर हैं, जो IPPs हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लोग हैं, तबादले वबादले करने से क्या होता है? अरबों रुपया कमाए हुए पकड़ के पैसे निकलवाएं, उसे जेलों में डालें। जेलों में भी ना डालें डॉक्टर साहब, पैसे जेलों में डालेंगे तो फिर आवाम के पैसों खर्च होगा ना, वहाँ पे पैसे निकलवाएं उनसे और वो शो करें, पैसे वापस नहीं अखबारों में तस्वीरें छापें। ये भी नहीं कि पैसा बरामद हो गया, पैसा बरामद कहाँ गया? ये भी तो होता रहा ना, पैसे उससे इतना बरामद हो गया। ओ भाई आवाम को बताएं कि ये पैसा आवाम पे खर्च हुआ है, ये नहीं होगा कि कुछ लोगों के फिर जेब में चला गया दोबारा, इतने सालों से जो होता रहा प्ले बारगेन और फलाना ढिमाकना। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट पड़ोस, डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं। G20 समिट जी बाइडन, मैक्रोन, ऋषि सुनाक जी, अर्दोगन, सऊदी अरेबिया। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लें, उसके बाद बात करते हैं, वापस आके डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल ये इस तरह के फोरम्स होते हैं हमेशा, और ख़ास तौर पे जब एक किसी कोई बड़ी तब्दीली आ रही हो दुनिया में और इस तरह की कोई चीज़ हो तो फिर वो बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाता है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, भारत में होने वाले G20 के इजलास के साइड लाइन्स में जो अहम मुलाकातें हुई और अहम डेवलपमेंट्स हुई उन पर बात कर रहे थे। नहीं, G20 अपनी जगह बहुत अहम रहा। G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो, उसमें देखें पहली तो बात ये कि वो तो इसको नहीं मानते, जो चाइना है वो तो एक पैरेलल ब्रिक्स को प्लस मल्टीप्लाई होते देख रहा है, और वो SCO को भी देख रहा है, और वो इस ऑर्डर को तस्लीम भी नहीं कर रहा। तो चाइना तो नहीं था, और यानी चाइना के वज़ीर आज़म थे, लेकिन शी जिनपिंग ज़ाहिर है कि उनकी ये पहला मौका है कि चाइना ने स्किप किया है कोई किसी G20 को। प्यूटिन भी नहीं थे, और प्यूटिन जो है वो वीडियो पे भी नहीं थे अवेलेबल। लेकिन इसमें जो है वो 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन, पहली बात तो ये कि अरेंजमेंट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं थी, बड़ा स्मूथ हुआ। ऐसे मौक़ों पर हमेशा कोई ना कोई गुफअप हो जाते हैं, लेकिन ये है कि कोई गुफअप नहीं हुआ, ठीक है ना। सारे वो जो इस्तकबाल और क़याम और तवाम, अभी तक पहला दिन जो सारा वो बड़ा स्मूथ किया, और मुलाकातें सब बायलैटरल समिट्स। तो सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात हुई वो ये कि जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया, और जॉइंट कम्युनिके कह दें या उसको डिक्लेरेशन कह दें, G20 का वो आ गया। लेकिन उस की खूबी जो है, उसकी खूबी आप कह लें या उसमें अजीब सी बात जो है वो ये है कि उसमें कहीं पर भी रशिया के खिलाफ कोई बात नहीं है। चाइना का तो नाम ही नहीं है चाइना का तो नाम ही नहीं है, और रशिया के खिलाफ कोई बात ही नहीं है। और इसमें जो है ना, इसमें हैं 83 पेजेस हैं, और ये जो है ये इसके 37 पेजेस है, में 83 पैराग्राफ्स हैं। अगर इसको देखें ना, ये मैं अगर हम इसको दिखा सकें तो इसमें जो है वो यहाँ पर इसमें अच्छा पिछले साल इसमें मजम्मत हुई थी
रशिया की, और ये भी कहा गया था कि फौज की वापसी यूक्रेन के हवाले से। लेकिन इस बार जो है वो इसमें नाम ही जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है वो बस ये है कि यूक्रेन में पीस होना चाहिए और वहाँ पर अमन होना चाहिए, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये इस पे ब्लूमबर्ग ने बड़ा अच्छा अभी स्टोरी दी है ना इसके एलामिया के ऊपर। उसने कहा G20 लीडर्स रीच डील ऑन वर्डिंग फॉर रशिया वॉर इन यूक्रेन, और फिर उसके बाद उन्होंने नीचे बताया है इसमें कि द लाइन इन द Baltic says the most members strongly condemned the war isn't repeated this year। पिछले साल वाली बातें इसमें है ही नहीं। Instead highlight the एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, ये कि UN चार्टर के अंडर होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अनलाइक लास्ट ईयर जो है उसमें बात हुई थी कि यूजिंग फोर्स इन फेवर ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये वो सारा। इस बार सिर्फ ये कर दिया कि अमन में होगा, अमन कायम किया जाएगा, UN के अंडर होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमाकना करके। और इसी के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स रिएक्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट के ऊपर। वो कह रहा है G20 स्टेटमेंट, छठी स्लाइड जो है, G20 ड्रॉप्स रेफरेंस टू रशिया अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, यानी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ गई वरना ये साइन ही ना होता। राइटर्स कह रहा है G20 समिट स्टेटमेंट अवॉइड्स कंडेमिंग रशिया फॉर यूक्रेन वॉर, कॉल्स फॉर पीस। पीस के लिए तो सारी दुनिया बात कर रही है ना। तो राइटर्स ने जो अभी देखें वो रशिया के नाम ही नहीं लिया ना, कंडेम ही नहीं किया रशिया को। तो ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला, ये तो हम भी कहते हैं, सारी दुनिया ये कहती है कि भाई अमन होना चाहिए, अमन से मुज़ाकरात से मसाइल। तो एक तरह से अब यूँ समझ लें कि ये चाइना वाला स्टेटमेंट है, ये चाइना वाला स्टेटमेंट है। चाइना जो बात कर रहा है ना कि फरीकैन बैठे आपस में, हाँ, ये चाइना वाला स्टेटमेंट ही इशू हो गया है G20 में, ठीक है, कि जी सबको अमन, शांति, सुकून से मुज़ाकरात करने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सारा। तो ये तो चाइना की एक बड़ी, और रशिया तो और क्या चाहिए कि G20 बैठे हैं, रशिया है ही नहीं, और रशिया को कंडेम किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है इसमें वो इम्पॉर्टेंट, दो तीन बातें इम्पॉर्टेंट। एक तो ये है कि कल जो मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट बाइडन आए, और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो सीधा फिर उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने इंतज़ार किया, तकरीबन 1 घंटा फिर उनका शाइया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। अच्छा, उनके डिफरेंट टीवी चैनल्स को भी मैं देख रहा था, फिर उसके बाद प्रिंट को भी कवर करता, लेकिन टीवी चैनल्स पे ज़्यादा आपको तबसरा और लोग क्या बात कर रहे हैं, तो मॉनिटर जितना कर सकता था मैंने किया उनके मीडिया को, और वेस्टर्न मीडिया को भी करता रहा कि वो किस तरह से दिखा रहे हैं G20 समिट को। तो ओवरऑल जो है वो बाहर का मीडिया भी इस G20 समिट को उसने पॉजिटिव कवर किया तमाम दुनिया में तकरीबन, और इसमें जो है वो इस्तकबाल भी ठीक हुआ। मैंने कहा गुफ अप कोई नहीं हुआ, होती है ना थोड़ी सी कोई गलती, कोई जुमला फिसल गया आगे पीछे दाएं, वो बहुत तरीके से अच्छी कोरियोग्राफी, जिसे कहते हैं कोरियोग्राफ्ड, अच्छा प्रॉपर। अच्छा, इसमें लेकिन जो पहली जो मीटिंग हुई वो हुई प्रेसिडेंट बाइडन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और वो 1 घंटा जारी रही। वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जाहिर है दोनों की। अभी कुछ दिन पहले ही तो स्टेट विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट आई। अच्छा, असल बात ये है, हमें तो नहीं पता तो क्या बातें हुई हैं दोनों की। कटर पोटर खाने का मेन्यू पता है, बहरहाल वो तो आउट हो गया, लेकिन खाने में बस वो छोड़ दें, अब खाने का वैसे ही टाइम हो रहा है तो मैं क्या खाने का जिक्र करूँगा इस वक्त। बात ये है कि वो लेकिन उसमें जो वो था वाइट हाउस की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अभी जॉइंट स्टेटमेंट आई है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की, वाइट हाउस की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट। लेकिन इस स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा है काफ़ी दफ़ा, फिर वही बात बहुत दफ़ा पढ़ा इसको, इसके अल्फाज पे गौर किया अपने। ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोग इसको ज़ाहिर पढ़ रहे होंगे अपने अपने अंदाज़ में। हम अपने अंदाज़ में बात, मैं कम से कम अपने अंदाज़ में बात कर सकता हूँ कि मुझे इसमें क्या चीज़ ऐसी जो है, ITC मौरिया होटल में ठहरे हुए हैं, ज़बरदस्त होटल है जहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडन ठहरे हैं, और वो इससे पहले ट्रम्प, क्लिंटन, जॉर्ज बुश, ओबामा, ये सारे इसी होटल में, दिल्ली का वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल्स इन द रीजन, उसमें वो उनका क़याम है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें 29 पैराग्राफ हैं। अच्छा जी, ठीक है, 7:45 में मीटिंग शुरू हुई, आज 8:37 पर ख़त्म हुई। ये मिनट्स तक, ये नहीं प्रॉपर मीटिंग के मिनट्स ये होते हैं। 7:45 PM पे शुरू हुई, 8:37 PM पे ख़त्म। अच्छा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसमें
इस पूरी स्टेटमेंट में एक तो वही है ना कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो मामला थे, MQ-93 ड्रोन्स के हवाले से बात हुई, सब मेरीन्स पे जो लगते हैं, ठीक है, जो कि हम डिटेल में बात कर चुके हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था अमेरिका का जी। लेकिन इसमें जो एक बात है, अगर हम दोबारा इसको देखें तो इसमें जो मेरे लिए थोड़ी सी बात ऐसी कि जो मेरा ख्याल था कि शायद इसमें कुछ और भी हो, इसमें एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान पहले तय ना पा गया हो उस दौरे के दौरान। यानी उसका दोबारा अरसर नौ उन्होंने बात की है कि हाँ बस ये को पाबंदियाँ हटी हैं कांग्रेस की तरफ से, उसका जिक्र हुआ है, लेकिन तमाम की तमाम इसमें वही बातें हैं कि उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो है वो जो माहिदा हुआ है उसकी बात हुई है, उसके बाद ड्रोन्स ने आना है, उसके बाद जेट तैयारे तैयार होंगे और उसके ऊपर जो है वगैरह वगैरह, तो वही सारी बातें हैं जो बायलेटरल अगर हम दोबारा दिखा सकें पूरी ये डिटेल है इसमें। लेकिन इसमें भी कमाल है, मजाल है जो चाइना का नाम ले ले, कोई मजाल है जो कोई चाइना का नाम ही ले ले, मजाल है जो कोई रशिया का तो खैर क्या लेना है, चाइना के नाम कोई चाइना का जिक्र ही कर दें, नहीं जिक्र ही नहीं। और वो जनाब बस अच्छा ये दो लोगों की मुलाकात है, वही कम से कम दो लोगों की मुलाकात में तो चाइना का जिक्र आया होगा ना कहीं कि भाई ये ऊपर ये हो क्या रहा है शुमाल में, ठीक है, शुमाल में दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है। तो ये मीटिंग अच्छी रही, लेकिन यह है कि इसमें चाइना का जिक्र नहीं आया, नहीं है। और रशिया को भी बुरा नहीं, रशिया को भी कोई बात नहीं की गई, अमन चाहिए। ये मैंने कहा ना, ये इस पे चाइना बड़ा खुश है क्योंकि ये चाइना का फॉर्मूला है कि मुज़ाकरात के जरिए बातचीत होनी चाहिए और चाइना इसमें रोल प्ले करेगा, क्योंकि बात यह है कि यूक्रेन और चाइना दोनों, टर्की, सऊदी अरेबिया, कई मुल्क हैं, इंडिया, लेकिन इंडिया इसलिए नहीं प्ले कर सकता कि चाइना उसमें एक पार्टी, और रशिया से ग्रेजुअली चाइना जो है वो, इंडिया ने एक, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी उनको कामयाबी डिप्लोमेटिकली हुई है कि उन्होंने रशिया को कंडेम किए बगैर ये जो कम्युनिके है इसको मंजूर करवाया है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रेशर तो यकीनन होगा ना कि रशिया को कंडेम करें, आप रशिया की मजम्मत करें। वो मजम्मत का लफ्ज़ के ऊपर आखिर तक खटर पटर होती रही, वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा, डिप्लोमेट्स ये वो, लेकिन एक बहरहाल तय हो गया मामला कि ये रशिया के बारे में इस वक्त बात हम ना करें, ठीक है, क्योंकि खुद वेस्ट भी फंसा हुआ है रशिया के अंदर, वो भी चाह रहा है कि जान छूटे इस जंग से। तो अच्छा है कि ये कई मुज़ाकरात की तरफ ही मामला आगे जाएगा। तीसरा जो अहम इसमें वाक़या हुआ है, तीसरी अहम बात ये हुई है कि जो MBS वहाँ पहुँचे, MBS एक दिन स्टे करेंगे फर्दर स्टेट विजिट, और MBS जो हैं सऊदी अरेबिया और उसमें मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक भी, इंडिया, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और फिर आगे यूरोप, ये एक रेल और आप समझें कि रोड्स, अब रोड्स का तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, मेरा ख्याल है कि इसमें पहले तो शिपमेंट्स होंगी जो जाएंगी UAE किसी बंदरगाह तक, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया तक रेल, और फिर उसके बाद वो रेल जो है वो आगे। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक मिनट देखिए इसको, ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है बात, इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये है कि इसमें इंडिया जो है वो, इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। एक ज़माने में जब वो कॉलोनियल पावर्स आती थी ना ये बड़े सगीर में मसाले ढूंढने के लिए, तो वो ये रास्ता तो नहीं शायद देते होंगे, वो मेरे ख्याल से पानियों के जरिए आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी वगैरह। लेकिन बहरहाल ये है कि पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया है। मुतबादिल है, क्या ये वाकई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल है? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल भी चलेगी कॉन्फ्रेंस, कल डिस्कस करते हैं, बात कर लेंगे। हाँ, क्या है, ये एक सवाल है।
ठीक है, फिजिबिलिटी का discuss चाइना करते हैं। वाली तो यूक्रेन का तो, रशिया का तो नाम नहीं लिया, चाइना का भी नाम इसमें नहीं है, जिक्र खैर नहीं है। और इसमें जो है दूसरी बात, मराकश, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह और ये खैर मोरक्को, करे ये मगरिब इसको कहते हैं ना, ये ऐसे नॉर्थ अफ्रीका में के जो मगरिब की साइड है ना, वहाँ पर रबात, सर। कैसाब्लांका, 1000 से जायद वहाँ पे लोग आबादी है। जानों से गए हैं। ये अब देखें ना, कैसाब्लांका, रबात, यानी ये बिल्कुल, अच्छा ये भी स्पेनिश, सॉरी फ्रेंच कॉलोनी रहा है ना, अच्छा, तो यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। और लेकिन ये है कि ये बिल्कुल एक, इसको मगरिब भी कहते हैं इसलिए क्योंकि ये अफ्रीका का मगरिब, मगरिब है, ये ठीक है। अटलांटिक की तरफ। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नारा अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।